हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि भारत शासन अधिनियम के बारे में। आज हम जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम क्या है। दोस्तों ध्यान देना है कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि एक्ट क्या होता है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए जो रूल्स थे, नियम से जो समय समय पर नियम लागू किए गए थे, उसी को बोलते हैं एक्ट। तो हम लोग देख चुके थे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट देख चुके थे। हम लोग देखे थे कि 1773 से लेकर 1853 ईस्वी के बीच तक जो भारत में शासन प्रशासन चलता है, किसके माध्यम से चलता है? तो कंपनी के माध्यम से चलता है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन प्रशासन चलाया जा रहा था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा चलाया जा रहा था। अब ध्यान देना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत का 1857, यानी कहने का मतलब है कि आपको मालूम होगा कि भारत में जो शासन किया जा रहा था भारत में, तो 3 तरफ से किया जा रहा था। कैसे? एक जो देख रहे हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा जो था वो था ब्रिटिश संसद, और तीसरा जो था ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी। तो ध्यान रखिए, या राजा तो महारानी। यानी भारत में 3 तरफ से क्या किया जाता था, यानी 3 क्षेत्रों से क्या किया जाता था, भारत में शासन किया जाता था। ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ऊपर कौन थी? ब्रिटिश संसद था, और ब्रिटिश संसद के ऊपर कौन था? तो वो था ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का उच्च वर्चस्व था। इस और जब देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं महारानी, ये जो होते थे, इनका जो प्रतिनिधि कौन करता था? तो उनका प्रतिनिधि करता था कौन? तो जनरल करता था, यानी गवर्नर जनरल जो होते थे उसकी इसका प्रतिनिधि करते थे, तो वो महारानी एलिजाबेथ की करते थे। ये थे। तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के माध्यम से और ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत में शासन प्रशासन चलाया जा रहा था। तो महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि कौन होते थे? तो वो होते थे कौन? तो गवर्नर जनरल होते थे, और जो कंपनी के संचालक थे किसका थे? तो वो ब्रिटिश संसद के अधीन थे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या है। ध्यान रखना है दोस्तों, हम बताए कि 1773 से लेके 1853 ईस्वी के बीच जो शासन प्रशासन चलता था वो कैसे चलता था? तो कंपनी के माध्यम से चलता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद अब क्या होता है कि अब कंपनी के हाथों से ये जो शासन प्रशासन था छीन कर किसके अधीन कर दिया जाता है? तो ब्रिटिश ताज के यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। यानी अब शासन प्रशासन होगा कौन चलाएंगे? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। वही है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत का शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया। और पहला वायसराय, ध्यान रखना है कि जो देख रहे हैं कि जो 1857 की घटना घटी थी, यानी सैनिक विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखना है। और ये जो देख रहे हैं वायसराय, तो यानी पहले बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो बनते हैं पहला वायसराय बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना है कि भारत के पहले वायसराय किसे बनाए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के बनाए गए थे। और यहाँ से एक और प्रश्न भी ये उठता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे कौन? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और भारत के पहले वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है, यानी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। यानी कहिए कि ये जो देख रहे हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा का ये प्रतिनिधि होता था कौन? तो गवर्नर जनरल या वायसराय। चूँकि गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया। कब? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद है कि भारत के राज्य सचिव पद का गठन किया गया। ध्यान रखना है कि भारत में शासन प्रशासन को चलाने के लिए, भारत में शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक राज्य सचिव पद का क्या किया गया? सृजन किया गया, यानी गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा एक राज्य सचिव पद का निर्माण किया गया। जो क्या करते थे? इसका काम था कि भारत में रहकर शासन प्रशासन को क्या करना, वहाँ से क्या करना कि भारत में शासन प्रशासन को चलाना। तो इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल द्वारा एक राज्य सचिव पद का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य था कि भारत में शासन प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाना। तो ध्यान करना है। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण हो जाता है। ध्यान रखना है कि भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण किसका होता है? तो संसद के हो जाता है। और मुगल सम्राट, ध्यान रखना है कि उस समय जो मुगल सम्राट है वो नाम मात्र के ही शासक रह गए थे। तो अंग्रेजों के समय
तो मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और देख रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो देख रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था कि ये क्या करता था, व्यापारिक मामलों को देख रेख करता था। और ये जो देख रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये जो करता था, ये राजनीतिक मामलों को देख रेख करता था, इसे समाप्त कर दिया गया। तो मुगल सम्राट के पद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कब कर दी गई, तो ये कर दिया 1858 के भारत शासन अधिनियम में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सब VVI क्वेश्चन, यहाँ से एक टॉपिक ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि भारत का शासन छीनकर सीधे किसके हाथ में दे दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, तो भारत के 1858 अधिनियम के तहत। और पहला वायसराय कौन बने, तो वो बने लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है कि पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था, तो वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद है किस पर का हो गया, प्रशासनिक नियंत्रण हो गया सीधे किसका, संसद का, ब्रिटिश संसद का। और मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो नाम मात्र के था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत, 1858 अधिनियम के तहत। इसके बाद देख रहे हैं कि 1861 का भारत शासन अधिनियम। ये 1861 का भारत शासन अधिनियम क्या है, तो ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल के परिषद का विस्तार किया गया। यानी कहने का मतलब है जो गवर्नर जनरल थे उनके सहयोग के लिए क्या बनाया गया था, यानी कानून बनाने के लिए क्या बनाया गया था, एक परिषद बनाया गया था। और परिषद के माध्यम से ही क्या करते थे, गवर्नर जनरल काम करते थे। तो परिषद के माध्यम से क्या करते थे, यानी परिषद की सलाह से क्या करते थे, ये अपना काम करते थे कौन, तो गवर्नर जनरल। यहीं पर होता है कि 1861 के भारत शासन अधिनियम में क्या होता है कि गवर्नर जनरल के जो परिषद था उसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। जैसे हम लोग पढ़े थे कि 1833 चार्टर एक्ट के तहत चौथा सदस्य जोड़ा गया था, किसमें, तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में। तो चौथा सदस्य कौन था, वो था विधि आयोग, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया 1834 में। तो वही यहाँ पर क्या कर देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, और उसमें संख्या बढ़ा दिया जाता है, किसमें, तो गवर्नर जनरल के परिषद में। तो पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल के परिषद में विस्तार किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो 1861 अधिनियम के तहत किया जाता है। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। तो चूंकि 1856 से 1862 के गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कौन, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ध्यान रखना है विभागीय, यानी कहने का मतलब है जो अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे वित्त विभाग हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, ये जो जितने भी खेल मंत्री हो गया, युवा मंत्रालय हो गया, ये सब जो वित्त, ये जो देख रहे हैं विभाग, ये इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यानी विभागीय प्रणाली की देन किसकी है, तो कब शुरू होती है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू होती है। ध्यान रखना है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब होती है, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम होते हैं। यानी कहीं एक प्रकार से मंत्रिमंडल की शुरुआत कब से होती है, तो 1861 में होती है। इसके जन्मदाता कौन होते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही विभागीय प्रणाली की शुरू की जाती है। इसके बाद देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल था, इसे कैसा अधिकार दिया गया था, तो अध्यादेश जारी करने, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, उसी तरह से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था 1861 अधिनियम के तहत। इसके बाद देख रहे हैं कि इस यानी गवर्नर जनरल के परिषद में, ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल के परिषद में पहली बार गैर सरकारी के रूप में, ध्यान रखना है कि सरकारी नहीं गैर सरकारी, तो पहली बार गैर सरकारी के रूप में कुछ भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया, किसमें, तो गवर्नर जनरल के परिषद में। ध्यान। इसके बाद देख रहे हैं कि 1873 का शासन अधिनियम। 1873 का शासन अधिनियम क्या है, तो ध्यान रखना है EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ये कहा गया था 1873 के शासन अधिनियम में। तो ध्यान रखना है कि 1873 के शासन अधिनियम में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी क्या किया जा सकता है, तो भंग किया जा सकता है। और औपचारिक रूप से इसे 1 जनवरी 1884 को ये क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था, किस अधिनियम में कहा गया था, तो 1873 के अधिनियम में कहा गया था। और फाइनल रूप से 1 जनवरी 1884 को क्या कर दिया गया, इसे औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया, तो भंग कर दिया गया। इसके बाद आता है कि शाही उपाधि अधिनियम। ये जो देख रहे हैं शाही उपाधि अधिनियम जो आता है 1876 ईस्वी में आता है। कब आता है, तो 1876 ईस्वी में आता है। इसके तहत क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषणा करती हैं। तो ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषणा की गई, तो 28 अप्रैल 1876 को। ध्यान रखिएगा
कि पूछा जाता है क्वेश्चन, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक ध्यान रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषणा की गई, तो वह घोषित की गई थी तो 28 अप्रैल 1876 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत भारत में क्या किया गया, भारत का, इन कहने का मतलब कि महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया, भारत का सामग्री घोषणा की गई। इसके बाद देख रहे हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892, तो ध्यान रखना है कि भारत परिषद अधिनियम कब आता है, तो 1892 ईस्वी में आता है। इसका जो था उद्देश्य कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को, यानी इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट चुनाव को जन्म देने वाला कौन सा अधिनियम है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1892, यानी 1892 अधिनियम के तहत भारत में क्या होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरू होती है। इसके बाद देख रहे हैं कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। ध्यान रखना है कि पहली बार हम लोग पढ़े कि 1861 ईस्वी में पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल किया गया गैर सरकारी के रूप में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी 1892 के अधिनियम में किया जाता है, तो भारतीयों को कुछ और क्या करते हैं, बेहतर ढंग से क्या करते हैं और उनको अधिकार देते हैं। देखिए कैसे, तो भारत को बजट पर बहस का अधिकार देते हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, यानी अंग्रेजी जो सरकार है वो क्या करते हैं, तो भारतीयों को यानी वार्षिक बजट पर जो अगला जो वर्ष होता है, अगला वर्ष के लिए जो बजट बनाई जाती है, तो भारतीयों को बजट पर बहस करने के लिए क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। कौन, यानी आप जो है ये जो बजट बन रहा है उस पर आप क्या कर सकते हैं, बहस वाद विवाद कर सकते हैं। कौन, ये बोले कौन से, 1892 अधिनियम में। इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, यानी बजट पर बहस भी कर सकते हैं और कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, यानी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप नहीं पूछिएगा, लेकिन कुछ अधिकार दिया गया किसमें, तो 1892 के शासन अधिनियम में दिया गया। चलिए एक बार और समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1892 में आया था। इसका जो उद्देश्य था कि भारत में, यानी कहने का मतलब इसने क्या किया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भारत में जन्म दिया, और इसके तहत क्या हुआ कि भारतीयों को बजट में, वार्षिक बजट पर क्या करने का अधिकार मिला, तो बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन इसे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिली। यानी कहने का मतलब है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब इसको अधिकार नहीं मिला था, किसको, तो 1892 अधिनियम के तहत भारतीयों को। इसके बाद देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम जो देख रहे हैं 1909 देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं मार्ले मिंटो, इसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार। इसके तहत क्या होता है कि भारत को कानून प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रतिनिधि दिया गया। ध्यान रखना है, अब क्या होता है कि 1919 अधिनियम के तहत भारत को, यानी भारतीय को क्या किया गया, कानून क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में किया गया, प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया, यानी अब कानून के क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी क्या होंगे, शामिल होंगे। तो कब कहा गई ये बात, तो 1909 ईस्वी में कही गई। ध्यान रखना है कि भारत को कानून के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाएगा, किसको, तो भारतीयों को किया जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि भारत के राज्य सचिव, ये जो देख रहे हैं हम बताए पिछले 1858 शासन अधिनियम बताए कि भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा एक पद सृजन किया गया, जिसका नाम था भारत के राज्य सचिव। यानी भारत के राज्य सचिव के माध्यम से भारत के का शासन प्रशासन को चलाया जाएगा। तो वही जो देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं मार्ले, ये मार्ले क्या था, ये था भारत के राज्य सचिव। ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हैं मार्ले देख रहे हैं, ये मार्ले था भारत के राज्य सचिव, और ये जो देख रहे हैं मिंटो देख रहे हैं, ये था क्या कि भारत के गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय कह लीजिए। तो ध्यान रखना है कि मार्ले जो था ये भारत के राज्य सचिव था, लेकिन जो मिंटो देख रहे हैं ये भारत के वायसराय या कौन था, तो गवर्नर जनरल था। चलिए दोस्तों एक बार और इसे रिकवर करते हैं कि भारत को कानून और प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या किया गया, यानी भारतीय को कानून और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया, यानी प्रतिनिधि के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। आप भी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके बाद है कि भारत के राज्य सचिव, यानी भारत के राज्य सचिव कौन थे उस समय, तो 1909 में तो मार्ले थे, और मिंटो जो थे क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इसके बाद आगे चलते हैं कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। ध्यान रखना है कि वायसराय के कार्यकारी जो परिषद था उसमें अब भारतीयों को क्या किया गया। अब बताए हम यहाँ पे कि प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रतिनिधि दिया गया, किसको, भारतीयों को दिया गया।
तो वायसराय के कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को, यानी एक भारतीय थे जिनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया जिसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था, तो वो हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरक प्रश्न यानी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलती है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1919 में यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 1892 का जो शासन अधिनियम है भारत का, यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलती है। केवल प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं बजट पर, लेकिन यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमतियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन यही जो है यहाँ पे कहाँ पे, तो 1909 अधिनियम में क्या होता है, ये जो है अधिकार मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब पूछ सकते हैं। किसमें कहा गया, तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार में कहा गया। और वायसराय के कार्यकारी परिषद में किसे बनाया गया, सदस्य बनाया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो पहले भारतीय थे। इसे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया और मुस्लिमों के लिए संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर का एक निर्वाचक मंडल, अलग से निर्वाचक मंडल का सृजन किया गया। तो ध्यान रखना है कि मुस्लिमों के लिए यानी 1909 अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर एक अलग से निर्वाचक मंडल का स्थापना किया गया। तो किसके तहत, 1909 के तहत। पता है आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सलीम मुल्ला और आगा खां के द्वारा किया गया था वही। तो ध्यान रखना है कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की कब बनाया गया था, तो 1909 अधिनियम के तहत बनाया गया, जिसके तहत मुस्लिम लीग की स्थापना 1906-07 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, तो मुसलमानों के लिए पहली बार सांप्रदायिक यानी अलग निर्वाचन मंडल कब बनाया गया था, तो 1909 अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, तो ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ये जो देख रहे हैं मॉन्टेगू, ये क्या है, तो ये जो है ये मॉन्टेगू हैं, ये राज्य सचिव हैं, और ये जो देख रहे हैं चेम्सफोर्ड जो देख रहे हैं, ये हैं कौन, तो ये क्या है, भारत के गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय कह लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है। ध्यान रखना है कि पहली बार, यानी कहने का मतलब है कि केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक यानी द्विसदन का निर्माण होता है। कहाँ पे, तो केंद्र में। किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदन का निर्माण होता है। पहला जो जैसे आज जो है वर्तमान में जैसे कितना है, तो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, उसी तरह वहाँ का होता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है। कब, तो 1919 अधिनियम के तहत। जो पहला था, जैसे आज हैं राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से ठीक उसी समय का पहला जो था वो था राज्य परिषद और दूसरा जो था केंद्रीय विधानसभा। ध्यान रखना है कि पहला जो था वो राज्य परिषद और दूसरा जो था केंद्रीय विधान परिषद। ये जो देख रहे हैं, आपको पता है कि ये निचली सदन है। ये जो देख रहे हैं केंद्रीय विधानसभा, जैसे लोकसभा का है निचली सभा है, और ऊपरी सदन कौन सा है, राज्य परिषद यानी राज्यसभा। तो ये का है ऊपरी परिषद है, और केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधानसभा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि सभा, केंद्रीय विधानसभा। तो ये केंद्रीय विधानसभा का है, तो निचला सदन है, और राज्य परिषद क्या है, तो ऊपरी सदन है। अब चलते हैं कि राज्य परिषद। तो राज्य परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितना था, 60 था। लेकिन इनमें से जो थे कितने निर्वाचित होते थे, तो 30 निर्वाचित होते थे। ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितना था, 60 था। और इसमें से कितने लोगों का निर्वाचन किया जाता था, तो 34। ध्यान रखिएगा, 34। राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितना था, 60 था, और उसमें से निर्वाचन कितने होते थे, तो वो 34 होते थे।
इसके बाद देख रहे हैं कि केंद्रीय विधानसभा यानी केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, तो 144 रखी गई, जिसमें से 40 को क्या किया जाता है, 40 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो गवर्नर जनरल के द्वारा। ध्यान रखना है कि केंद्रीय विधानसभा की उस समय संख्या कितनी थी सदस्यों की, तो 144 थी, जिसमें से 40 सदस्यों को क्या किया जाता था, मनोनीत किया कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तो गवर्नर जनरल के द्वारा। इसके बाद देख रहे हैं कि इसका जो कार्यकाल, यानी कहने का मतलब है कि केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनका जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष का था। ध्यान रखना है कि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितने, यानी केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। और ये जो देख रहे हैं कि राज्य परिषद यानी केंद्रीय राज्य परिषद का जो इसका कार्यकाल था वो था 5 वर्ष। तो कितना है, 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय राज्य परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का था, तो 5 वर्ष का था, लेकिन केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष का था। चलिए इसके बाद देखते हैं कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार विधानसभा को था। ध्यान रखना है, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा को समान अधिकार दिया गया था, लेकिन एक था जहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया था एक पद में, तो वो है बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसे दिया गया था, तो केंद्रीय विधानसभा को। बाकी सब अधिकार क्या थे, बराबर थे। ध्यान रखना है कि एक ही जो अधिकार था इसे किसे दिया गया था, ये केंद्रीय विधानसभा को दिया गया था। जो बाकी सब अधिकार बराबर थे, लेकिन एक ही अधिकार था किसका, तो विधानसभा का जो एक अधिक था। तो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसे दिया गया था, तो केंद्रीय विधानसभा को, यानी निम्न सदन को। इसके बाद देख रहे हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, यानी प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन लागू किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन का पिता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है लियोन्स कार्टियस को। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लागू किया गया, तो वो है 1919, यानी 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लगाया गया। और भारत में द्वैध शासन के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो वो हैं लियोन्स कार्टियस। ध्यान रखिएगा कि भारत में द्वैध शासन के पिता किसे कहा जाता है, लियोन्स कार्टियस को कहा जाता है। चलिए इसे एक बार और रिकवर करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919, ये जिसे बोलते हैं क्या, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड फोर्ड, या इसे बोलिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद देख रहे हैं कि इसके तहत यानी 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में पहली बार द्विसदन के स्थापना किया गया। पहला जो है राज्य परिषद, दूसरा जो है केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60 थी, जिसमें से 34 लोग क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। और जो केंद्रीय विधानसभा थी इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 144 होती थी, जिसमें से जो देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पर देख रहे हैं 40 का होते थे, मनोनीत होते थे। किसके द्वारा होते थे, तो गवर्नर जनरल के द्वारा होते थे। और इन केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। और केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का था, तो 5 वर्ष का था। इसके बाद है कि बजट पर लेकिन सभी अधिकार समान थे, केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय राज्य परिषद के, लेकिन एक अपवाद था, कौन, तो बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार किसे दिया गया था, तो केंद्रीय विधानसभा को दिया गया था। बाकी सब अधिकार क्या थे, बराबर थे। शासन अधिनियम 19। ध्यान रखना है कि भारत में द्वैध शासन, यानी भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है, तो 1919 अधिनियम में होता है। ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में यानी प्रांतों में द्वैध शासन क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। अर्थात इसका मतलब कि जो प्रांतीय विषय था उसे 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान रखना है कि प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया गया, तो 2 भागों में बांट दिया गया। और जो पहला था वो था आरक्षित और दूसरा जो था वो हस्तांतरित। तो ध्यान रखना है कि पहला जो क्षेत्र था वो आरक्षित क्षेत्र था और दूसरा जो था हस्तांतरित क्षेत्र था। तो ये देख रहे हैं कि 2 तरह से कैसे प्रशासन हो रहा है। यहाँ पर देखे हैं कि द्वैध शासन, 2 तरफ से शासन हो रहा है। कैसे, ध्यान रखना है कि जो देख रहे हैं कि आरक्षित क्षेत्र है, निराक्षित विषय है, इस पर गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सहायता से ये आरक्षित विषयों पर काम किया जा रहा था, यानी कानून बनाया जा रहा है। कि जो देख रहे हैं कि हस्तांतरित जो है ये किसके माध्यम से चलता था, तो गवर्नर जनरल के माध्यम से चलता था। दोनों चलता था गवर्नर जनरल के माध्यम से, लेकिन ये विधान परिषद के जो मंत्रिमंडल थे उसके सहयोग से गवर्नर जनरल चलाता था ये हस्तांतरित विषयों को, यानी हस्तांतरित कानून को चलाते थे। तो ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल परिषद जो थे ये किसके सहयोग से कार्य करते थे, तो विधान परिषद के जो मंत्रिमंडल था उसके सहयोग से हस्तांतरित विषयों पर क्या करते थे, कानून बनाते थे।
इसके बाद चलते हैं कि भारत के सचिव, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के राज्य सचिव बनाए गए थे। तो भारत सचिव को ये अधिकार दिया गया कि आप महालेखा परीक्षक का कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। यानी भारत सचिव को ये अधिकार दिया गया कि आप महालेखा परीक्षक को क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद आता है लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना है कि लोक सेवा आयोग का स्थापना होता है कब, 1926 ईस्वी में होता है। और किस समिति की या किस आयोग की सिफारिश पे होता है, तो लीग आयोग। ये लीग आयोग की जो स्थापना होती है 1923-24 में होती है। इसी की सिफारिश में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है कब, तो 1926 ईस्वी में। VBI है, इसे याद करके रखिएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि सिख, ईसाई और ये जो देख रहे हैं आंग्ल भारतीय पृथक निर्वाचक। ध्यान रखना है कि सिख को, ईसाई को और आंग्ल भारतीय जो थे और यूरोपीय थे उन्हें क्या कर दिया गया कि और क्या कर दिया गया, यानी पृथक निर्वाचन का फिर इसे भी अधिकार दे दिया गया। इसके बाद है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष चुनाव, यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भारत में शुरुआत कब होती है, तो वो होती है कब, तो 1919 अधिनियम के तहत होती है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो 1892 ईस्वी के 1892 शासन अधिनियम के तहत हुआ था। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब होती है, तो 1919 अधिनियम के तहत होती है। इसके बाद देख रहे हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, यानी भारत में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसके तहत दिया गया था, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ध्यान रखना है, इसे भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसी के तहत भारत में पहली बार भारतीय महिलाओं को क्या किया गया, मत देने का अधिकार, इन वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 के तहत। और उस समय जो ब्रिटेन के PM थे, यानी प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। तो ध्यान रखें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पर थे लॉर्ड जॉर्ज। अब चलते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों आता है, तो ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन, जो पता है आपको कि 3 फरवरी 1928 को आया था, जिसके विरुद्ध में किया थे, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी के कारण इसका विरोध किया गया था। तो ये साइमन कमीशन का रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की बातों किसमें रखा गया है, किसमें, तो भारत शासन अधिनियम में। यानी साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें किसमें है, इसीलिए आया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसी में ये बातें कही गई है, कौन, तो साइमन कमीशन की और गोल सम्मेलन की। इसके बाद देख रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन। तो ध्यान रखना है कि क्या किया जाता है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था, 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था, जो देख रहे हैं आरक्षित क्षेत्र और हस्तांतरित क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या करिए, अब क्या किया जाता है कि 1935 अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों में क्या कर दिया जाता है, समाप्त करते हैं, स्वायत्ता दे देता है। वहाँ पर क्या दिया जाता है कि प्रांत आपका है स्वतंत्र है, स्वायत्ता है, वहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी यहाँ से कानून बना सकता है। हमें कोई कानून बनने से वहाँ पे मतलब नहीं है। कानून बनेगा कहाँ से, तो केंद्र से बनेगा। तो ध्यान रखना है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होती है, यानी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर कहाँ पर शासन होते हैं द्वैध शासन, तो केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होती है 1935 अधिनियम के तहत होती है। और मुद्रा एवं सांख के नियंत्रण, यानी भारतीय मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए एक बैंक का स्थापना किया जाता है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी 1935 अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। यानी 1 अप्रैल 1935 को इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। और किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था, तो ये यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर ये इसका निर्माण किया गया था। किसका गठन किया गया था, तो RBI का, यानी भारतीय मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए किसका गठन किया गया था, तो RBI का स्थापना किया गया था। इसके बाद देख रहे हैं कि महिला, मजदूर और दलित के लिए ध्यान रखना है कि हम लोग पीछे पढ़े कि 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत कि सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को अलग से क्या कर दिया गया था, नहीं पृथक निर्वाचन मंडल का क्षेत्र इन्हें दे दिया गया था। किसे, तो सिख, ईसाई और आंग्ल। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर और ज़्यादा क्या हो गया, विस्तार हो गया। कब, तो 1935 अधिनियम में। यहाँ पर क्या होता है कि वो तो था, यानी सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय थे और यूरोपीय थे, उन्हें तो अधिकार दिया गया था कि आप क्या कर सकते हैं, यानी एक निर्वाचक मंडल बन सकते हैं, अलग से बना सकते हैं उनके लिए धर्म के आधार पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब होती हैं महिला भी क्या होती है, महिलाओं के लिए भी एक अलग क्या कर दिया जाता है, तो पृथक निर्वाचक मंडल, यानी अलग निर्वाचक मंडल बना दिया जाता है। और यहाँ पे मजदूरों के लिए भी क्या कर दिया जाता है, तो निर्वाचक मंडल अलग से बना दिया जाता है। और दलितों के लिए भी क्या कहता है, तो निर्वाचक मंडल अलग से बना दिया जाता है।
इस बातों को क्या किया, यहाँ पर जो 1935 अधिनियम है यहाँ पर सर्वाधिक और क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। ये जो देख रहे हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसे क्या कर दिया गया और विस्तार कर दिया गया, यानी बड़ा कर दिया गया। इसके बाद है कि संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1935 अधिनियम के तहत हुई थी और कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में हुई। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1937 ईस्वी में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर था वहाँ से वो प्रशासन चलता था, जो कहाँ से, तो लंदन से चलता था। और इसमें जो संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 अधिनियम 1937 ईस्वी में हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1935 अधिनियम के तहत। बर्मा को अलग कर दिया गया, यानी 1935 अधिनियम के तहत किसे अलग कर दिया गया, तो बर्मा को अलग कर दिया गया। ध्यान रखना है, बर्मा को किसके तहत अलग किया गया, तो 1935 अधिनियम के तहत। इसके बाद है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आता है, तो 1947 ईस्वी में आता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का किया जाता है, प्रस्तावित होता है, जिसको 18 जुलाई 1947 को क्या कर देता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या मिल जाता है, तो स्वीकृति मिल जाता है। इसके बाद फाइनली रूप से भारत को क्या किया जाता है, तो भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या किया जाता है, विभाजन करके एक अलग से निर्माण किया जाता है पाकिस्तान देश का। और ध्यान रखना है, अब इसमें भी कहा गया, 1947 में भी कहा गया कि इंडिया एवं पाक में, यानी इंडिया में और पाकिस्तान में भी एक एक का होंगे गवर्नर जनरल होंगे, और उन गवर्नर जनरल की जो नियुक्तियाँ होगी वो